हाँ जी, अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू ऑल टू देवेशीष लॉ क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट इज़ वेरी गुड दैट यू गाइज हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ द JNK PU एग्जाम। हमारे बैच से लगभग लगभग 30 प्लस स्टूडेंट्स का जो प्रीलिम्स के थे उनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और वो मेंस की तैयारी करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल से बहुत सारे मैसेजेस और आप लोग के आ रहे थे कंसर्न, और कल मैंने सबसे यही कहा कि कल का रात आप सेलिब्रेट कर लीजिए कि आपका प्रीलिम्स निकल गया है। बट आज सुबह से वी हैव टू एंटर इनटू अ सीरियस बिजनेस। जितना भी सेलिब्रेशन था, जितनी भी हैप्पीनेस है कि भाई हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसको अब एक बार को साइड रखने की जरूरत है। ठीक है, आपने जितना सेलिब्रेट करना था कर लिया, द वर्क इज हाफ डन नाउ। अभी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, 33% ऑफ द एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, बट वी हैव सर्टेन चैलेंजेस आउट देयर। तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू करिए। आप खुश हैं, अच्छी बात है, आपने निकाला, अच्छी बात है, बट अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब इट्स नो टाइम टू सेलिब्रेट, नाउ इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। ठीक, एक महीने का समय है कैटेगरी के लिए आपके पास। 15 तारीख से, नेक्स्ट 15 जुलाई से आपके मेंस एग्जाम है, तो आपके पास एक महीने का समय है। ज्यादा कम क्या है क्या नहीं है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट शीट आ गई है और यही हमारा शेड्यूल्ड एग्जाम का टाइम टेबल है। अब इस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें एक महीने किस तरह से तैयारी करनी है और किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम एक बार डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी की क्लासेस चल रही हैं, ड्राफ्टिंग की क्लासेस आपकी शाम को चल रही हैं। कल से मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लॉ स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी मोटर व्हीकल एक्ट हो गया है, JJ एक्ट हो गया, पॉक्सो, NDPS, UAPA, ये सारे एक्ट्स हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूं एक बार को आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट और पुलिस एक्ट, ये जो 3 एक्ट हैं, इनको मैं स्टार्ट करने वाला हूं कल से। मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी लगभग 11:30 बजे के आसपास, तो मॉर्निंग में वो चलेगा और शाम को लीगल ड्राफ्टिंग की क्लास जो आपकी चल रही है वो आपकी चलेगी। हमारा टारगेट यह है कि 30 तारीख तक आपकी लीगल ड्राफ्टिंग और माइनर लॉस को कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपके पास रिवीजन का समय रहे और आप इफेक्टिवली अपना काम कर सकें। अब सवाल यह आता है कि सर आने वाला एक महीना किस तरीके से प्लान किया जाए और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि मेंस निकालने के चांसेस आपके ज्यादा हो। देखो, पहली चीज तो यह है कि अब आपके पास एक महीने का समय, तो जितनी जान झोंक सकते हो झोंक दो। ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे जितने घंटे पढ़ सकते हो मैक्सिमम उतने घंटे पढ़ो। यह बात तो पहली है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि आपको इस प्रिपरेशन को जीना है। इसका क्या मतलब होता है? एक मेंटल स्टेट आपको अचीव करनी है टू क्लियर द एग्जाम। मेरी बात ध्यान से समझना। होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी मैकेनिकल तरीके से तैयारी करते हैं कि भाई अब एग्जाम है, पढ़ना है, 4 घंटे बैठ के पढ़े, लेकिन जैसे ही 4 घंटे खत्म हुए, उठे, फोन चलाने लगे और इधर उधर चले गए, एंड दे आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन। मतलब उतना ही प्रिपरेशन कर रहे हैं जितना जरूरी है, लेकिन उसको लिव नहीं कर रहे हैं। लिव करने का मतलब है कि जब आपने 4 घंटे तैयारी करी, उसके बाद अगर आप नहा भी रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, आप बाहर टहल भी रहे हो, तो भी आपके दिमाग में वही सारे कंसेप्ट्स और वही सारे प्रिंसिपल्स चल रहे हैं जो आपने पढ़े हैं। ये जो मेंटल एक्सरसाइज है, ये बहुत जरूरी है, जो आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन करती है। तो इस अप्रोच को अडॉप्ट करो अपनी प्रिपरेशन। एक महीने का समय हमारे पास है। मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड शेड्यूल बनाया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। इस डिटेल्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। टेस्ट सीरीज का भी बना दिया है और इसका भी बना दिया। अब जब आप शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपके पास 4 मेजर लॉज हैं, ठीक है, BNSS, BNS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके अलावा आपके पास 17 माइनर लॉज हैं, ठीक है, 17 माइनर लॉज हैं। तो अब उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका यही है कि मैंने आपको कल भी की क्लास में भी बताया था कि आपको अपनी तैयारी को 4 हेड्स में बांटना है। ठीक है, वो बात आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, और उसको आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 4 हेड्स हैं जो आपकी तैयारी के, उन 4 हेड्स में आपको प्रिपरेशन करनी है। ये बात अपन पहले भी समझ चुके थे, उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज के सेशन में। तो जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। गलत स्ट्रैटेजी से काम करने वाले स्टूडेंट्स मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, तो इस बात को जरा सा ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि अपने के पास 4 हेड्स है। 4 हेड्स में कौन कौन से? एक तो हो गया आपका मेजर लॉस, जिसके अंदर आपका BNSS, BNS, BSA
और कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, ये आपके मेजर लॉज हो गए, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया माइनर लॉज। माइनर लॉज जिसमें आपका पेपर 6 एंड पेपर 7 आ गया, पेपर 6 एंड पेपर 7 आ गया, जिसमें आपके टोटल मिला के 12 माइनर लॉज 17 माइनर लॉज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा, बट 17 माइनर लॉज हैं आपके। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शंस आता है, अभी हम पेपर की भी बात करेंगे। जब आप पेपर 6 और 7 देखते हो तो उसमें से 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो एक सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, जिसके 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो 8 में से आपको 5 करने होते हैं, बट अभी उस चीज पे ना जाते हुए सब कुछ पढ़ने का एजेंडा आपको रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है आपका लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। ठीक, और उसके बाद चौथा आ जाता है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको इन चारों को मिस आउट नहीं करना है। और संडे संडे को आप इंग्लिश पे भी काम कर सकते हैं, संडे को आप इंग्लिश पे भी काम कर सकते हैं। उसके उस पेपर के बारे में भी आज जरा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से इस क्वालिफाइंग पेपर को आपको हैंडल करना है। अपन ने इस 4 चीजों को बांटा है, और सेम चीज रहेगा कि डेली आपको 4 घंटे देने हैं इफेक्टिवली मेजर लॉस के लिए, 3 घंटे देने हैं आपको माइनर लॉस के लिए डेली। ठीक है, लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में आपको 1 घंटा देना है, और आंसर राइटिंग में आपको 2 घंटा देना है। ये 4 3 7 8 और 10, मैंने आपको 10 घंटे का टाइम दिया है। ठीक है, 10 घंटे का मैंने शेड्यूल आपको दिया है, बट आप अगर ज्यादा पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर इस एग्जाम को निकालना है तो। अगर आप सोच रहे हो 10 घंटे से कम की पढ़ाई में एग्जाम निकलेगा, तो ऐसा संभव नहीं। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां तक की बात में हमने इसको शेड्यूल में बांटा। शेड्यूल में ऐसे बांटा हमने कि हमने फर्स्ट वीक में, वीक 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिया। उसका कारण यह है क्योंकि इस वीक में 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, मंडे और आज हम ट्यूसडे को बात कर रहे हैं, और संडे तक आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम छोटा है, प्रीलिम्स में आप पढ़ ही चुके हो, तो आपको वीक 1 में पूरा बीएसए कंप्लीट करना है इन अ पीरियड ऑफ 6 डेज, और 7वें दिन आप कंप्लीट रिवीजन करोगे संडे तक। यानी कि सिंपल है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बहुत ज्यादा हे वायर जाओगे, इधर उधर की चीजें करोगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। एक शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और उस पर स्टिक करो, सारी चीजें हो जाएंगी। पढ़ना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले शेड्यूल समझो। शेड्यूल में कहता है कि भाई आपने इस वीक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा, इसका मतलब यह है कि इस वीक में मेजर लॉ में आपको सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। दिन के 4 घंटे आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के देने, क्योंकि 250 नंबर का पेपर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करने वाला है। उसके बाद माइनर लॉ में अपन ने पहले दूसरे दिन, यानी कि कल परसों, आप क्या कर सकते हो, एनडीपीएस एक्ट कर सकते हो। उसके बाद यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये 4 लॉज आपको इस वीक में कंप्लीट करने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 4 घंटे हैं, ये जो 4 घंटे हैं, इसमें तो आपको बीएसए पढ़ना है सबसे पहले। 4 घंटे उसमें आपको बीएसए पढ़ना है, और जो मेजर माइनर लॉज है उसमें यूएपीए, एनडीपीएस, एनएसए जो भी मैंने लिखा है, वो 4 सब्जेक्ट्स आपको इन 3 घंटे में पूरे करने। तो आपका एक वीक का सिंपल टारगेट होना चाहिए, एक वीक का आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए कि आपको बीएसए कंप्लीट करना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एनडीपीएस, यूएपीए, एनएसए और पीएसए, ये 4 लॉज आपको, माइनर लॉज और एक मेजर लॉ, एक वीक में कंप्लीट करने। इसका मतलब है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन इस चीज पे होना चाहिए कि एक वीक में मुझे सिर्फ इन्हीं को टच करना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, और सब्जेक्ट्स पे मुझे ध्यान नहीं देना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, आप आगे कर सकते हो, आगे पीछे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बट इसको ऐसे करना। इसके साथ में लीगल ड्राफ्टिंग के लिए काम करना है आपको। देखो ड्राफ्टिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने आजकल में ज्वाइन किया है वो पुरानी 6 क्लासेस देख लेंगे। ऑन एन एवरेज हफ्ते में 5 क्लास सर कर रहे हैं, और मैंने उनको बोल दिया है कि 30 तारीख तक वो कोशिश करें कि मेजॉरिटी चीजें कंप्लीट कर दें। वो आपको फॉर्मेट भी दे रहे हैं, सैंपल भी दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं। तो आप 15 दिन उनसे पहले पढ़ लो। ठीक, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बहुत एक अच्छे लेवल पे आपकी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए 15 दिन में आप उस पर इंप्रोवाइज करना चाहते हो, बहुत सारी और ड्राफ्टिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अभी आप सिर्फ क्लास अटेंड करो, वो अगर होमवर्क दे रहे हैं तो वो करो, सैंपल्स दे रहे हैं उनको पढ़ो, समझो, और थोड़ी थोड़ी ड्राफ्टिंग डेली करना शुरू करो। मतलब कोशिश करो एक प्लेंट लिख लो, कोशिश करो एक चार्ज फ्रेम कर लो, कोशिश करो एक रिट पिटिशन बना लो, जो भी आपको करा रहे हैं, जो भी चीज करा रहे हैं,
अगर वो क्लेम ऑफ मनी के सूट की बात कर रहे हैं, वो इंजंक्शन सूट पढ़ा रहे हैं, तो घर पे बैठ के एक उसको पूरा लिखो। बस इतना काम है आपका ड्राफ्टिंग में फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ठीक, ये हो गया ड्राफ्टिंग का। अब इस तरीके से आपको करना है। तो पहले वीक में ये है, करना कैसे है इस पे अब हम आ रहे हैं। बट देखिए दूसरे वीक में अपन ने क्या लिखा है, भारतीय न्याय संहिता लिखा है, उसके साथ पॉक्सो, जेजे एक्ट, पुलिस एक्ट, आर्म्स एक्ट। ठीक, उसके बाद तीसरे वीक में आपको बीएनएसएस करना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एसेंशियल कमोडिटीज, गेमिंग गैम्बलिंग एक्ट, एक्साइज एक्ट। और उसके बाद पांचवें वीक में हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। आप थोड़ा सा 2-2 दिन पहले भी खत्म कर सकते हो, ताकि आपका इफेक्टिवली 15 नहीं लेकिन 10 तारीख तक पूरा कोर्स खत्म हो जाए। तो हर वीक में कोशिश करना एक दिन पहले कोर्स खत्म कर लो, ताकि आपका लगभग 10 तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो जाए और 5 दिन आपके पास इफेक्टिव रिवीजन के लिए रहे। लेकिन जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो यही कहती है कि आपको हर वीक एक मेजर लॉ को डिटेल में पढ़ना है और 3 से 4 माइनर लॉस को साथ में पकड़ना है। ड्राफ्टिंग में आपको लगातार 1 घंटे का समय देना है और आंसर राइटिंग आपको करनी है 2 घंटे। ठीक है, तो ये एक पूरा सेटअप है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ में हमने एक नया शेड्यूल निकाला है। हमारी पहले भी चल रही थी मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें बच्चे मेंस के आंसर्स लिख रहे थे, बट अपन ने ये जो नया शेड्यूल बनाया है इसके हिसाब से आपके लिए टेस्ट सीरीज भी प्लान कर दी है। कल से आपके ये सारे टेस्ट हमारी ऐप पे फोल्डर में, मॉक टेस्ट के नाम के एक फोल्डर में सारे टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। टेस्ट अपलोड होते जाएंगे, तो जैसे टेस्ट 1 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है, तो अब कल आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का टेस्ट है, बट आपको जब समय मिलता है तब आप कर सकते हो। आपको 1-2 दिन का समय लग रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अपने 3 टेस्ट रखे। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे इन 3 टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन देंगे जो लाइन से ही हो, या 3 टेस्ट आपको दिए जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। उसके साथ में एक एनडीपीएस का टेस्ट दिया जाएगा, एक यूएपीए के, एक एनएसए का और एक पीएसए का। तो आने वाली वीक में, मतलब इस वीक में आपके ये 3 टेस्ट हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे, जिन 3 टेस्ट को आपको अब करना है। अपन इसको मिनी टेस्ट बना रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे, लेकिन आपकी राइटिंग हैबिट बने। तो 100 नंबर का बीएसए का पेपर दे रहे हैं हम आपको, और 100 नंबर के हम माइनर लॉस के थे। जो एक्चुअल पेपर आता है उसमें माइनर लॉ में हर सब्जेक्ट 50 नंबर का आता है। ठीक है, हमने देखा ऑन एन एवरेज 8 सब्जेक्ट हैं आपके स्पेशल लॉज में, और 8 क्वेश्चंस आते हैं 50-50 नंबर के, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। बट अभी आप चॉइस पे मत जाइए, अभी आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए। बट हाँ, आप इस चीज को देखते रहिएगा, जैसे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा कि जो पेपर 6 और पेपर 7 है, उसके अंदर आपके, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे वर्क करता है। आपके इसी कोर्स में मैंने सिलेबस भी रखा हुआ है, तो आपको कोर्स में सिलेबस दिख जाता होगा। ये सारे फोल्डर्स हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जो अपन ने करे हैं। तो आप देखिए, जैसे ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, ये इसी में पढ़ा हुआ है, पास्ट ईयर पेपर्स भी पढ़े हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अब इस सिलेबस के अंदर जो पेपर आपका 6 और 7 है, होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश हो गया, लीगल ड्राफ्टिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया। ये देखिए पेपर 6 है। अब पेपर 6 में आपके 8 लॉज हैं, एनडीपीएस, यूएपी, एक्सप्लोसिव्स, एनएसए, पब्लिक सेफ्टी, आर्म्स एक्ट, एक्साइज और पुलिस एक्ट। अब क्या होता है पेपर में, ये 250 नंबर का पेपर है, ठीक है। अब पेपर आएगा कि हर एक सब्जेक्ट से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एनडीपीएस से 50, यूएपीए का 50, एक्सप्लोसिव का 50, 3 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, एक 25 नंबर का, 2 15-15 नंबर के जनरली। तो उससे क्या होगा, 8 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि 5 सब्जेक्ट के करने होंगे। तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं ये, क्योंकि थोड़ा भी पैटर्न चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑप्शन आएगा, लेकिन ऑप्शन आता था, तो ऐसा हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। तो आप ऐसा मत करना कि सर मैं 5 ही सब्जेक्ट तैयार करके जाऊंगा, ऑप्शंस तो आते ही हैं, ऑप्शंस आते हैं, इस बार भी आने की संभावना है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑप्शनल पेपर होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। बट आप एक चीज कर सकते हो कि इन 8 सब्जेक्ट में थोड़ा सा फोकस करो कि कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए सरल हैं या जिसमें आप बेहतर आंसर्स लिख सकते हो, तो उनको आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी 3 को भी प्रिपेयर करो, लेकिन उनको थोड़ा हल्का कर सकते हो। और जो 5 सब्जेक्ट, जैसे आपको अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज या एनडीपीएस समझ में आता है, या आपको आर्म्स एक्ट समझ में आता है, एक्साइज एक्ट समझ में आता है, मेरा कहने का मतलब है जैसे पब्लिक सेफ्टी ये रिलेटिवली सरल है, एनएसए तो ये सरल है, तो आप इसमें से 5 आइडेंटिफाई करके उनको कर सकते हो। इसी तरीके से पेपर नंबर 7 में भी आप कर सकते हो। पेपर नंबर 7 में 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, बट इसमें भी आपके ऐसे ही 50-50, 40-40 करके आता है, और आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 3 आप, मतलब वहां पे ऑप्शन आता है और आप उसको स्किप कर सकते हो। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अपन कोई भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे, अपन सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो अपन के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो इस तरह से आएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपकी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको कुछ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि आप दिन में 2 घंटे बैठ के लिखो।
जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड लिखो। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो कई बार चीजों को पढ़ लेते हैं, उनको नॉलेज होती है लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कि हम कितनी देर में आंसर्स लिखें। अक्सर देखा गया बच्चे एक क्वेश्चन में बहुत लंबे लंबे आंसर लिख देते हैं, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग को करते रहिए। मैंने आपको अपना ईमेल शेयर कर दिया है, मैं चैट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, उस पर आपको आंसर्स भेजने। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम डे आपको कॉपी चेक होके मिले, बट अगर सेम डे नहीं भी हो पाई तो नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको कॉपी आपकी चेक होके मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारी कॉपीज आ रही हैं, बट वी आर ट्राइंग टू चेक इट एंड सेंड यू अ वॉइस नोट ऑल्सो, ताकि आप उसको कर पाए। अब देखिए, अब हम इस पे आते हैं कि आपको इसको करना कैसे। अब इससे पहले आपने कोर्स देख लिया है, जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारा कोर्स का कंटेंट है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें लीगल ड्राफ्टिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं, लीगल ड्राफ्टिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, जितने भी हैं प्लेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टीशन सूट, तो आप इनको टाइम टू टाइम देख सकते हैं। इसके साथ में लीगल ड्राफ्टिंग बीएनएसएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स बीएनएस के। अच्छा, अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी मेजर लॉज हैं और जितने भी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स आए थे उन सबके केस लॉज तो आपको मिले हुए हैं। अब क्या है कि जितने भी नए सब्जेक्ट्स हैं उनके भी केस लॉ मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के रिगार्डिंग भी हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट में हमने प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये प्रॉपर नोट्स हैं जिससे आप मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी माइनर लॉज हैं उन सब में आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएं, ताकि आप इस चीज को कर पाएं। तो वी आर ट्राइंग, इसमें केस लॉ करके बहुत ही एग्जॉस्टिव नोट्स आपके यहां पे बनाए गए हैं। इससे आपका प्रॉपर पेपर सही हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, अभी आपका जो क्लासेस का सिस्टम चल रहा है वो भी मैं एक बार बता दूं, फिर मैं उस पर आ रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी है। अभी जनरली कल से 11:30 बजे सुबह मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं स्पेशल लॉस पढ़ाऊंगा मैं, और शाम को 5:30 बजे आपकी लीगल ड्राफ्टिंग की होती है। सर अगर कुछ टाइमिंग का ऊपर नीचे करेंगे तो सर क्लास में आपको बता देंगे, तो आप क्लासेस को वहां पे देख सकते हो। इसके अलावा एक यहाँ पे चैट सेक्शन आता है, ठीक है। इस चैट सेक्शन पे किसी को भी अगर कोई डाउट हो, किसी को भी अगर कोई कंसर्न हो, तो इस चैट में लिख सकता है। और अगर कोई भी क्लासेस का ऊपर नीचे होता है तो मैं चैट में मेंशन कर देता हूं। अगर आपके कोई डाउट है या कुछ है तो आप यहाँ पे फोरम पे लिख सकते हो, ठीक है। कंटेंट में आपके सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जो भी है चैट सेक्शन को देखते रहना और क्लासेस को देखते रहना। वैसे तो आपके पास क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहता है, बट सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर तैयारी करनी कैसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो चीज अपनी सॉर्टेड हो गई कि हमको वीक में हमारे पास क्या टारगेट है और अपने को कितना पढ़ना है। अब सवाल यह है कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हर एक स्टूडेंट की तैयारी अलग होती है। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का एग्जाम जब एक्सटेंड हुआ था तभी उन्होंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, और उन्होंने काफी अच्छी मेंस की तैयारी कर ली थी। जब तक प्रीलिम्स फिर आया उन्होंने 10 दिन पहले प्रीलिम्स रिवाइज किया और प्रीलिम्स निकल भी गया। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल से तैयारी शुरू करी है रिजल्ट आने के बाद से। तो सबका स्टेटस अलग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले मुंसिफ का एग्जाम दिया था, केसीएस जो जुडिशरी का एग्जाम दिया था, या बाकी और जुडिशरी का एग्जाम दिया था, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे। तो सबकी प्रिपरेशन अलग लेवल पे है। अब आपको हर एक से कॉम्पीट नहीं करना है, आपका कंपटीशन खुद से है। अब कोई इंसान पहले से केलकर और क्या नाम है डीडी बसु और ये सब जैन पांडे पहले से पढ़ रहा है। कोई स्टूडेंट है जो समर्थ अग्रवाल की किताबों से पढ़ रहा है, जो गाइड आती है। कोई स्टूडेंट है जो एके जैन से पढ़ रहा है। कोई स्टूडेंट है जिसने सिर्फ क्लासेस देखी है, बेयर एक्ट सेंट्रिक पढ़ रहा है। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्टेज है। अब आपको क्या करना है पहले यह समझना, आपको अपने रिसोर्सेस को लिमिट करना है। आपको यह डिसाइड करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको पेपर के बाद रियलाइज होगा कि कितनी सही बात कही थी सर ने, कि आपको यह समझना है कि आपका चादर कितना है और आप कितनी चीजों को कवर कर सकते हो और आप कितनी चीजों को याद कर सकते हो। एक स्टूडेंट का कल मेरे पास फोन आया था कि सर मुझे कमेंट्री पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने कहा बेटा अब 1 महीने के समय में तुम कमेंट्री पढ़ने अगर जाओगे तो तुम सारे पेपर तो नहीं दे पाओगे, तुम 2-3 पेपर तैयार कर लोगे, बाकी नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब है इस चीज को समझना कि अपने रिसोर्सेस को सेट करना, कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि इस वीक मुझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, ठीक।
अब मेरा टारगेट है कि इस वीक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरह खत्म कर दूंगा, जो भी जितना भी पढ़ना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैं पढ़ूंगा। अब सवाल आता है कि सर मैं कहां से पढ़ूं? तो यह डिपेंड करेगा कि आपने अभी तक कहां से पढ़ा है। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे थे, मान लीजिए आप गाइड से पढ़ रहे थे, ठीक है, समर्थ अग्रवाल की, ए.के. जैन की, या किसी यूनिवर्सल की गाइड से पढ़ रहे थे, तो आप उसी से पढ़िए, ठीक है, उसी से पढ़िए। आप क्लासेस देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, अगर आपका समय नहीं है तो आप क्लास भी मत देखो, डायरेक्ट पढ़ो। लेकिन आप रिसोर्सेस को बहुत हद तक चेंज मत करो। जिसने कमेंट्री अभी तक नहीं पढ़ी है एक भी बार, वो कृपया करके कमेंट्री ना पढ़े, ठीक। एक और तरीका है जिसको मैं बताना चाहता हूं, बट ये जो तरीका है ये श्योर शॉर्टेड तरीका है, लेकिन इट इज एट योर ओन रिस्क। इट इज एट योर ओन रिस्क, मतलब अगर आपके पास समय है, अगर आप कर सकते हो, तभी ये तरीका करना, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अननेसेसरी समय मत बर्बाद करना। तरीका कहलाता है शॉर्ट नोट्स। तरीका क्या कहलाता है? जिनको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस नोट्स या शॉर्ट नोट्स। सिनॉप्सिस नोट्स या शॉर्ट नोट्स। अब देखो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। कई स्टूडेंट्स ने तो ये सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और कई स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा कि सिनॉप्सिस नोट्स जो हैं वो क्या होते हैं या कैसे किया जाता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये सिनॉप्सिस नोट्स के लिए, जैसे हमने बीएनएसएस में आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, तो मैंने ये दिया था बीएनएसएस हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे द्वारा खुद बनाए गए थे जब मैंने प्रीलिम्स के लिए बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। ये बहुत लंबे नोट्स थे, 173 पेज के, लेकिन जरा देखिए इन नोट्स को कैसे बनाया है मैंने। इन नोट्स को मैंने ऐसे बनाया है कि इससे भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो हर टॉपिक पे, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप बना भी सकते हो बेयर एक्ट से, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि याद करना बहुत आसान हो जाता है और आप एसेंशियल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, और कंटिन्यूअस रिवीजन। हालांकि ये काम पहले किया जाता है, लेकिन अगर अभी जैसे छोटे लॉज हैं, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बड़े लॉज पे मत जाना, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस छोड़ देना। देखो बीएनएसएस के तो आपके पास है ही है, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इससे आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो और याद कर सकते हो। लेकिन जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, सिनॉप्सिस नोट्स। जब 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो जब, तो उसको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो जिनको आपको रिवीजन में बहुत मदद मिले। तो ये एक अप्रोच है जो आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बताने के लिए आप बेयर एक्ट यूज कर सकते हो, और कोई भी बेसिक किताब यूज कर सकते हो, या क्या नाम है, जैसे मेरे लेक्चर्स यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई बेसिक जैसे समर्थ अग्रवाल की या ए.के. जैन की ये बुक कर रहे हो तो उससे शॉर्ट में लिखते जा सकते हो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी मिले। अब उसका तरीका यही है, थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तभी करना। 1-2 दिन करके देखो, अगर आपको लगता है सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता तो मत करना। जो स्पेशल लॉज हैं, जो छोटे लॉज हैं, उसमें ये काम जरूर कर लेना, उसमें ये काम जरूर कर लेना, और अपने हिसाब से लिख के काम पूरा कर लेना। अब इंपॉर्टेंट ये है, मेरी बात ध्यान से समझना, कि अगर आपने ये नोट्स बनाए, तो ये अगर आपको लग रहा है कि आपको समय लग रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट किताब से पढ़ो, या हाईलाइट करके जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो, बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट को रिवाइज करते रहो, उतने से ही काम हो जाएगा। बस मेरा कहने का मतलब है, करना उतना जितना तुमसे कंप्लीट हो सके। एक ओवर एम्बिशियस टारगेट लेके तैयारी मत करना, जितना आप कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं करने के, जो तरीका आपके लिए सेट हो रहा हो, जो आपके लिए फिट हो रहा हो, उसको करना। अच्छा, अब एक और चीज, कैसे करोगे? देखो इसका सिंपल तरीका होता है कि आप कैसे बांटोगे। मैंने मान लीजिए ये सिंपल है कि हमको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 वीक में पूरा करना है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। 1 वीक भी क्या कहो, 6 डेज में पूरा करना, ये मेरा टारगेट है, ठीक। अब 6 डेज में पूरा करना है, तो इसको 6 डेज में फर्दर बाइफरकेट कैसे करें? तो बाइफरकेट करने का तरीका होता है, दैट इज पेज नंबर, नॉट सेक्शन नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेयर एक्ट उठाइए, और आपका जो बेयर एक्ट है, मान लेते हैं वो 180 पेजेस का है, 180 पेजेस का है, ठीक। 180 पेजेस का आपका बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट के हिसाब से बांटना, सेक्शन वाइज मत बांटना। अब बेयर एक्ट आपका 180 पेजेस का है, आपको 6 दिन में करना है, तो इसका मतलब आपको डेली 30 पेजेस तैयार करना। इसका मतलब आपको डेली 30 पेजेस तैयार करने। इसका मतलब 30 पेजेस में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं, 30 पेजेस में जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं, उतने आपको प्रिपेयर करने हैं।
क्योंकि सेक्शन में क्या होता है, कई बार एक सेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं कई जगहों पे, और कई जगहों पे सेक्शन बहुत छोटे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन वाइज मत डिवाइड करना, वरना बराबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप बीएनएसएस में जाते हो, इन्वेस्टिगेशन भले उसमें 20 30 सेक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पेज के हिसाब से डिवाइड करो। सर, आई हैव रिटन मीन्स जुडिशरी फ्रॉम बेयर एक्ट, कैन आई चेंज माई सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ फ्रॉम समर्थ? देखो कर सकते हो आप। देखो बेयर एक्ट तो प्राइमरी होता है, बेयर एक्ट बेस्ट होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो एसेंशियल्स हैं वो बेयर एक्ट में ही लिखे हुए हैं। जब समर्थ अग्रवाल या कोई भी आप गाइड पढ़ लेते हो तो उससे भी आपको मदद मिलती है, बट मैं ये कहूंगा करना उतना ही जितना संभव हो। अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में आप एक सब्जेक्ट की समर्थ अग्रवाल, AK जैन, यूनिवर्सल कोई भी किताब खत्म कर सकते हो तभी करना। अगर आपसे खत्म नहीं हो रही है तो स्टिक टू बेयर एक्ट। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़े, आंसर राइटिंग को ट्राई करे, बेयर एक्ट पढ़े, केस लॉस पढ़े और पेपर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी चांसेस है निकलने के, अच्छे चांसेस है निकलने के। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं एक लूप में मत फंस जाना। बड़ी बड़ी किताबें उठा ली, बड़ा बड़ा मटेरियल उठा लिया, 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, एक सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हो पा रहा है, और वो सब्जेक्ट खींचतान के खत्म भी हो गया तो याद ही नहीं है क्या पढ़ा। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप पढ़ लो, आप कमेंट्री उठा लो, और आपने किसी तरह बहुत मेहनत करके पढ़ भी लिया, बट फिर आप याद नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो 30 पेजेस में इसको डिवाइड कर लो। अब ये 30 पेजेस आपको प्रिपेयर करने। अब मान लीजिए 30 पेजेस में कितने भी सेक्शंस आ रहे हैं, मान लो 40 सेक्शन आ रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं 1 से 30 नंबर पेज तक, तो जितने भी पेजेस हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप पढ़ लो। आप बेयर एक्ट पढ़ लो, आप बुक पढ़ लो, आप केस लॉ पढ़ लो, जो पढ़ना है आपको पढ़ लो, लेकिन उसी टाइम में। मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत स्ट्रक्चर्ड टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मेरे को एक वीक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म करना है। मेरा साक्ष्य अधिनियम का बेयर एक्ट 180 पेजेस का है, 6 दिन में खत्म करना है, तो मुझे 30 पेज खत्म करने हैं। जब मैंने 30 पेज पढ़े बेयर एक्ट से, तो अब इस 30 पेज से रिलेटेड जो भी मैं पढ़ना चाहता हूं, समर्थ अग्रवाल पढ़ना चाहता हूं, AK जैन पढ़ना चाहता हूं, यूनिवर्सल पढ़ना चाहता हूं, कोई भी और किताब पढ़ना चाहता हूं, कमेंट्री पढ़ना चाहता हूं, नोट्स पढ़ना चाहता हूं, देवश्री सर की वीडियो देखना चाहता हूं, जो करना है 130 पेज का, 1 से 30 पेज तक का, वो सब एक दिन में कर लो, और अगले दिन फिर उसके आगे बढ़ के सिस्टमैटिकली इसको करो, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। जितना पढ़ पा रहे हो एक दिन में उतना ही पढ़ो, 1 से 30 तक पढ़ना है, अगले दिन 31 शुरू करना है, जितना पढ़ना है आज ही पढ़ना है। ठीक है, ये पैटर्न को अडॉप्ट करोगे तो आपका एक टाइमलाइन सही तरीके से चलेगा और आप सही तरीके से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये करो। इसके साथ में लीगल ड्राफ्टिंग आपको बता दिया, मेंस आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं। आप मिनी मॉक्स दो, इसीलिए मैंने मिनी मॉक्स बनाए, 100 नंबर के पेपर बनाए कि आप 1 घंटा लिखो, 2 घंटा लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आएगा पेपर का, और इसीलिए हम ये शेड्यूल बना रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए। जहां जो चीजें, जैसे माइनर लॉज है तो माइनर लॉज की सारी लाइव क्लासेस देख लो। क्लासेस देखोगे आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ज्यादा क्लासेस होती नहीं माइनर लॉ में, 3-4 क्लास में खत्म हो जाता है, एक दिन का है। मान लो आप यूएपी पढ़ने जा रहे हो तो यूएपी में हमारी खुद की 3-4 क्लास है, 3 घंटे बैठ के सब पूरा यूएपी वीडियो से पढ़ लो तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स बना लो, पढ़ते जाओ वीडियो से, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। माइनर लॉस के लिए तो चिंता ही नहीं लेनी है। माइनर लॉस के लिए क्या करना है, जैसे मेरे एनडीपीएस की वीडियोस हैं, ठीक है, आइए इसमें देखिए, ये आपका ऐप है और ये आपका कोर्स है। ठीक है, अब इस कोर्स में आपके एनडीपीएस या कोई भी यूएपीए कुछ भी पकड़ लो, आप कोई भी माइनर लॉ पढ़ लो, पॉक्सो पकड़ लो। ठीक है, अब पॉक्सो में अपनी 4 क्लासेस हैं और एक केस लॉ की क्लास, 5 क्लासेस हैं। 1-1 घंटे की लगभग क्लास है, 1 घंटे से ज्यादा मैं लेता नहीं हूं, 1 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की क्लास है। तो आपने क्या किया, वीडियो चला लिया, बेयर एक्ट खोल लिया, एक कॉपी खोल ली, इधर मैं पढ़ाते जा रहा हूं, इधर आप शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हो, इधर बेयर एक्ट देखते जा रहे हो। आपका एक बार 5 घंटे में, एक दिन में आपका बेयर एक्ट कंप्लीट हो गया, बेयर एक्ट भी कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट्स भी बन गए। छोटे लॉज में तो ये काम कर लेना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े लॉज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट छोटे लॉज में आप कर लेना। और उसके बाद बनाते गए, केस लॉ भी बना लिया और उसको रिवाइज कर लिया। दूसरे दिन थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, लाइव लॉ देख लिया, कोई बुक देख ली, कोई कमेंट्री देख ली, पास्ट ईयर पेपर देख लिए, जहां जहां से लगा कि हम और इसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं उसको कर लिया, कंप्लीट हो गया, फिर रिवीजन कर लो। तो ये माइनर लॉस के लिए तो ये बेस्ट टेक्निक है, कुछ भी और नहीं करना है। ड्राफ्टिंग के लिए भी यही टेक्निक है। अभी जब तक सर की क्लासेस चल रही हैं तब तक बिल्कुल 100% सर की क्लासेस अटेंड करो, सारे फॉर्मेट्स को लिखते जाओ, जो चीज वो पढ़ाएं, जो चीज उन्होंने ड्राफ्टिंग में आज पढ़ाई उसको आप घर पे ड्राफ्ट करके देखो।
थोड़ी सी मदद इंटरनेट से भी ले सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम जो बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान है, उसके बाहर का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपके पास ड्राफ्टिंग की बुक है, उससे भी आप आइडिया ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसको इंप्रोवाइज कर सकते हो। यहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक रनवे दिया जा रहा है, उस पर आप इंप्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे आने वाले 30 दिन, तो आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस बात को समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, और पेपर से डरो मत, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। स्पेशल लॉ में तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, वहां तो छोड़ ही दो। बाकी बेसिक्स पढ़ते रहो, केस लॉस को पढ़ते रहो, लाइव लॉ से पढ़ते रहो। मैंने भी आपको जो दिए वो सब लाइव लॉ से ही दिए, बार एंड बेंच से ही दिए, बट उसके बाद भी आपको लगता है तो थोड़ा बहुत अपने पार्ट पे करते रहो जितना समय आपको मिल रहा है। बट टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान से रखो। टाइमलाइन में बिल्कुल भी वो मत करना, चेंज मत करना, क्योंकि एक बार ये बढ़ता चला गया ना, पहले दिन आपने अपना टारगेट तोड़ा, अगले दिन वो पक्का फिर टूटेगा, और फिर आखिरी में 15 दिन बाद आप मुझसे कहोगे सर कुछ हो ही नहीं पा रहा है उस हिसाब से। तो प्लीज बिल्कुल टोस पे रहना है। ये जो है 1 महीने का शेड्यूल और ये जो 1 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको पूरे 1 महीने टोस पे रहना है और अपने डेली टारगेट्स को हर हाल में मीट करना है, चाहे कुछ भी हो। आंसर राइटिंग 1-2 दिन छूट जाए कोई बात नहीं, उस पर अपन फिर भी ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम 1 महीने में 20 पेपर लिखो, तो अगर 10 दिन आपसे छूट भी जाती है आंसर राइटिंग तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तीनों चीजें आपसे नहीं छूटनी चाहिए किसी भी हालत। ठीक है, यही तरीका है मेंस निकालने का। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड एक्सपीरियंस, खुद इतने सारे मेंस दिए, कई क्वालिफाई भी किए हैं, और पिछले 6 साल से एक्टिवली 5-6 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जज बने और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो जितना मुझे समझ में आता है उस हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। रेस्ट ऑफ द नोट्स ऑफ बीएनएस के कुछ बचे हुए थे। ठीक है प्रति जी, मैं करता हूँ इस पे काम, आज से ही करता हूँ, कल आपको दे दूंगा, कल परसों में। ठीक है, तो इस पे आप काम करिए। अदर देन दैट केस लॉज मैं आपको दे ही रहा हूँ, नोट्स मैं आपको दे ही रहा हूँ, आपका पीडीएफ फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल ही हैं, उसके क्लासेस अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो तमाम चीज़ें दी हुई हैं, उनको आप पढ़ते रहिए। मटेरियल और बढ़ता रहेगा आने वाले 1 महीने, बट इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी कंसर्न है तो आप चैट में लिख सकते हो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लेना है कोर्स, तो हमारे यूट्यूब के लिंक पे ये 2 लिंक पड़े हुए हैं, जो हमारा ऐप का और वेबसाइट का लिंक है। इस पे जाके आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछिए। आज शाम को क्लास होगी सर की।